ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे राजधानी एक्सप्रेस में तमाम उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने उत्तराखंड में लागू होने वाली यूसीसी पर सवाल उठाया था, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। आइए हम आपको पहले दिखाते हैं कि ओवैसी ने क्या कुछ कहा था और फिर धामी ने कैसे पलटवार किया है, सुनाते हैं आपको। इसको यूसीसी नहीं बोल सकते आप। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को एक्सेप्शन दे रहे हैं आप। ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा। कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको 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 रोक रहे हैं। तो कहाँ है यार? आप तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो लागू ही नहीं हो रहा। और ये झूठ बोल रहे हैं। इस देश में ऑलरेडी अगर आप अपने रिलीजन के कानून के तहत कोई चीज़ नहीं करना चाह रहे तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसको इस्तेमाल करिए ना। यूसीसी हम एक तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जो बाबा साहब अम्बेडकर जिसका प्रावधान करके गए थे, हम उस यूसीसी को लागू कर रहे हैं। उसका हमने एक्ट बनाया है, उसके लिए हमने ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी। उसमें व्यापक हितधारकों से बातचीत हुई है और उसके बाद ही जो है यूसीसी को अमल में लाया गया है। किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। ये बात वो लोग कर रहे हैं जो कुछ वोटों के ठेकेदार बने थे, कुछ लोगों को भड़काने का काम करते थे। लेकिन हमारा है कि सभी को समानता का अधिकार मिले और विशेषकर जो हमारे देश की आधी आबादी है, महिला मातृशक्ति, उनके लिए पूरा कानून हम उत्तराखंड के अंदर लेकर आए हैं कि यूसीसी हम एक तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जो बाबा साहब अम्बेडकर तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जरा इसे समझिए, जिसको लागू करने की बात उत्तराखंड सरकार की ओर से की जा रही। किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं होगा, जो अभी तक होता आया है, क्योंकि अलग अलग जाति धर्म विशेष के लिए अलग अलग नियम थे कानून में। विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के लिए एक ही नियम यूसीसी में तय किया जाएगा। सभी के लिए समान नियम। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में भी समानता रखी जाएगी। तो यह कहता है यूसीसी का नियम। आगे समझिए, जाति धर्म या फिर परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं की जाएगी। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम धामी प्रचार प्रसार करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम धामी का नाम शामिल किया गया है। वजीरपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे और शाम 6:15 पर करावल नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में गरजते हुए नजर आएंगे। विधानसभा के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रचार प्रसार करेंगे। सीएम धामी का नाम बीजेपी हाईकमान ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। और बताते चले कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे सीएम धामी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। सीएम धामी वजीरपुर में बीजेपी प्रत्याशी पूनम शर्मा के लिए रोड शो करेंगे, जिसके बाद शाम 6:15 पर सीएम धामी करावल नगर में बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा के समर्थन में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम में हमने आपको समझाए हैं कि शाम 6:15 पर करावल में रोड शो करेंगे, करावल नगर में। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में निकाय चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो चुकी हैं। नैनीताल में 7 वार्डों में निकाय चुनाव कल होने हैं। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज कंट्रोल रूम से नैनीताल, भवाली, भीमताल, लालकुआ, हल्द्वानी, रामनगर और कालाढूंगी के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है। मतदान कराने के लिए रवाना होने से पहले पोलिंग पार्टियों ने इलेक्शन किट लेकर उसका मिलान किया और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पोलिंग पार्टियों को इलेक्शन किट उपलब्ध कराई गई है। मतदान को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। मतदान कल सुबह 8 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। निर्वाचन की तैयारियां हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। आज हमारी पोलिंग पार्टियां सभी बूथों पर रवाना हो गई हैं। सामान अभी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, लोग अपना मिलान कर रहे हैं और जो भी कमियां हैं उसको हमारे अधिकारी यहां पे देख रहे हैं और सुरक्षित और कुशल मतदान कराने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। आज सुबह 8 बजे से हमारा मतदान शुरू होगा और 5 बजे तक रहेगा। 5 बजे तक जो भी पोलिंग बूथ में आ जाएंगे उनको सभी को मतदान का अवसर दिया जाएगा। और इधर उत्तराखंड के मसूरी नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मसूरी के एसडीएम अनामिका सिंह ने सभी पोलिंग पार्टियों को दिशा निर्देश देने के बाद रवाना किया। मसूरी घनानंद इंटर कॉलेज में सभी पोलिंग बूथ के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी मसूरी नगर पालिका के अंदर 30 पोलिंग बूथ हैं और सभी पोलिंग बूथ में मतदान को लेकर मतदाताओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी मतदाताओं से निवेदन है कि सभी लोग अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करें और सभी बूथ सेंटर्स पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। मसूरी में 30 पोलिंग बूथ हैं, तो यहाँ से 30 पार्टियां हम लोग रवाना कर रहे हैं। अभी पार्टियां पूरी तैयार हैं हमारी और एक बार ये खाना खा लेंगे तो भी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इन्होंने पूरी चेकिंग अपनी कर ली है और मतदान स्थल पे भी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की हुई है वोटिंग के लिए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पूरा अटेंडेंस से लेकर के सामानों को चेक करने को लेकर के जो भी हमारे पास आरक्षित हैं और किसी प्रकार की दिक्कत है तो उनको रिप्लेसमेंट को लेकर के खाना पीना सभी के अरेंजमेंट्स पूरे हैं। यहाँ पे हम लोग रेगुलर जो पुलिस मार्च होते हैं, जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में जो मार्चेस कराने हैं वो हम लोग करा रहे हैं। और जिस प्रकार के हम लोग को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हम लोग यहाँ पे हैं पूरा लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए। इधर उत्तराखंड के बैरीनाग में कल होने वाले निकाय चुनाव के लिए मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। नगर पालिका बैरीनाग और गंगोलीहाट चुनाव प्रेक्षक आरडी पालीवाल ने बैरीनाग और गंगोलीहाट मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही मतदान कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मतदाता को मतदान करने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। निर्भीक होकर मतदाता अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। बता दें कि बूथ सेंटर्स पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। वोटिंग में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। में जो गतिमान है उसमें आज पार्टी का डिपार्चर होना था, तो हमारी इस समय तक सारी पार्टियां डिपार्चर हो चुकी हैं। गंगोलीहाट की भी 7 पार्टियां अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुकी हैं। बैरीनाग की भी 7 पार्टियां अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत सामान्य, अभी तक सामान्य है। और जहाँ तक पुलिस को ये निर्देश दिया गया है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर में कोई भी बाधक बनेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तुरंत की जाए ताकि चुनाव हमारा निर्बाध और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो सके। तो बूथ सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैरीनाग में भी कल निकाय चुनाव होने, तो उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन की पूरी मुस्तैदी देखी जा रही है और जितने भी बूथ सेंटर्स हैं वहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती को पुख्ता किया जा रहा है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो और कोई भी वोटर को असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो जो बूथ सेंटर्स बनाए गए हैं, खासतौर पर क्योंकि स्कूलों में सबसे ज़्यादा बूथ सेंटर्स बनाए जाते हैं, तो ऐसे में जो ईवीएम मशीनें हैं उन्हें लाया जा रहा है पूरी सुरक्षा के बीच और सुरक्षा की गारंटी पुलिस प्रशासन की ओर से ली जा रही है। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में निकाय चुनाव के पोलिंग बूथों की सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण सुरक्षित तरीके से वोटिंग संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स, होमगार्ड, पीआरडी और कई विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। दरअसल कल निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए सुबह 8 बजे शाम 5 बजे तक मतदान होना है। निकाय चुनाव में तैनात सुरक्षा बलों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारियों ने कहा कि जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस के कई अधिकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा कि बूथ सेंटर्स पर पुलिसकर्मी निर्धारित ड्यूटी समय से आधे घंटे पहले आएंगे और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखेंगे। चुनाव के दृष्टिगत पुलिस फोर्सेस की ब्रीफिंग की गई है, जिसमें हमारे सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, जोनल पुलिस ऑफिसर्स और हमारी सारी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित थी। तो समस्त पुलिस बल को चुनाव हेतु निर्देशित किया गया है
साथ ही साथ हमारी पूरी टीम को, सारे जितने भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है, उन सबको भी लिफ्ट किया गया। थैंक यू। आज यहाँ पे आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर आज हमने समस्त पुलिस फोर्स की तथा जनरल और सेक्टर पुलिस अधिकारी तथा जनरल सेक्टर मजिस्ट्रेट की माननीय डीएम साहब के अध्यक्षता में एक समुचित ब्रीफिंग करवाई है। इनको निर्वाचन के ड्यूटी दौरान जो भी उनके दायित्व है उनका कठोरता से और परिपूर्ण रीति से पालन करने के लिए हमने निर्देशित किया है। इनको अपने दायित्वों के बारे में समझाया है, उनकी शंकाओं का निराकरण भी किया है। तो मुझे उम्मीद है कि यह पूरी एक निर्वाचन प्रक्रिया जो है उसको एक शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कराने में बागेश्वर पुलिस और बागेश्वर प्रशासन की पूरी टीम जो है एक टीम वर्क के तौर पर इसमें मुस्तैद है और तैयार है। और ज्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, एक तरफ उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव होने, अलग अलग जिलों की अगर हम बात कर ले, किस तरीके की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं? बिल्कुल, उत्तराखंड में कल निकाय चुनाव है, मतगणना होनी। सुबह 7 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी और शाम 6 बजे तक ये मतगणना चलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने लगभग पूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था के अगर मद्देनजर देखें तो पुलिस विभाग भी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग ने ज्यादा से ज्यादा, चूंकि वोटर मतदान करने के लिए आए, इसको लेकर के उन्होंने कई ऐसे तरीके, चूंकि पहले रैली भी करी हुई थी और अब राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह, चूंकि उत्तराखंड में 11 नगर निकाय है और इन तमाम जो नगर निकाय हैं उसमें जो है सारी तैयारियां लगभग पूरी कर दी। कई पिंक बूथ बनाए गए। इसके अलावा अगर मौसम में कोई तब्दीली आती है, बारिश होती है या बर्फबारी होती है, तो वहां पर भी जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, चाहे वो जो जिला अधिकारी है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, उन तमाम लोगों को ये पावर्स दे रखी है कि वो अपने अपने जिलों में जो सुविधाएं हो सकती है वो सुविधाएं करें। इसके अलावा कल सुबह 7 बजे से आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। कल शाम 5 बजे जो शोर था वो थम गया था। उसके बाद आज डोर टू डोर जो प्रत्याशी थे वो लोगों के घर जा रहे थे और अब आज शाम 5 बजे से वो भी बंद हो जाएगा। कल मतदान होना है। किसके सर ताज सस्ता, बीजेपी या कांग्रेस, ये कल जनता जनार्दन है, वो किसको वोट करती है, किसको जाकर के जो है अनुज जानना ये भी चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में तो सीधी टक्कर है ही, क्या यहाँ पर वोट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आई हैं? बिल्कुल, कांग्रेस और बीजेपी 2 सशक्त पार्टियां जरूर है, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी है वो जरूर कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकती हैं। इसके अलावा जो निर्दलीय खड़े होंगे वो कहीं ना कहीं खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि इस बार निर्दलियों की संख्या काफी ज्यादा थी। चाहे वो हम पहाड़ों की अगर बात करें, चंपावत की अगर बात करते हैं, बागेश्वर की अगर बात करते हैं, हल्द्वानी की अगर बात करते हैं, उत्तरकाशी की अगर हम बात करते हैं, पिथौरागढ़ की अगर हम बात करते हैं, तो इन तमाम जगहों का, और साथ ही साथ राजधानी देहरादून या हरिद्वार की भी अगर हम बात करते हैं, तो जो बागी कैंडिडेट थे, जो निर्दलीय खड़े हुए, वो जरूर कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकते हैं। बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। कितना वोट प्रतिशत पड़ता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत था वो करीब 65% के आसपास था। अब नगर निकाय चुनाव है, इसमें कितना, चूंकि ये गृह चुनाव होते हैं, पार्षद, आपका अपना पार्षद होता है, जो समस्याएं होती हैं वो मूलभूत समस्या है, चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, शिक्षा हो, इन पे ये चुनाव रहता है और इसी पे ये चुनाव टिका हुआ होता है। अगर चूंकि राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर के कवायद जारी थी और उस स्मार्ट सिटी को कैसे बनाया जाए, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो स्मार्ट सिटी बनाएगी, घोषणा पत्र जारी किया गया बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस से वचन पत्र जारी किया गया। अब वो कितना फलीभूत होता है, ये कल मतगणना चुनाव है और 25 तारीख को मतगणना होनी, ये किसके सर ताज सजेगा, बाबा केदार और सजेगा, ये तो सवाल बना हुआ है। लेकिन आप खुद जमीनी हकीकत को बहुत करीब से देख रहे हैं अनुज, तो ऐसे में क्या समझ में आता है, जो बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो जनता को और भी ज्यादा तेजी से सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो अभी तक के कामकाज में क्या कुछ खास देखा गया है? बिल्कुल अंजलि, कल जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया दोनों ही पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने, उससे, और अगर जनता ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करते हैं, जब न्यूज इंडिया निकला, लोगों से बातचीत करी, लोगों से जाना, उनके मन की बात जानी, उनके मन का हाल जाना कि आप किसको वोट कर रहे हैं, तो उनका यह कहना है कि जो डेवलपमेंट कराएगा, जो सड़क बनवाएगा, कई जगह ऐसी हैं जहां सड़कें नहीं है। पिछले कई चुनावों की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो पिछले चुनाव में, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हो,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। इधर उत्तराखंड के रुड़की में निकाय चुनाव कल होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। मंगलौर नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद की बात करें तो कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी इस्लाम चौधरी का पर्चा निरस्त कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत भी नहीं दी थी। और आज चुनाव से ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम चौधरी को चुनाव से बाहर करते हुए उनका पर्चा निरस्त कर दिया है। इस्लाम चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी मोइनुद्दीन अंसारी को समर्थन दे दिया है। मुझे उम्मीद है जितने हमारे साथ थी कि पहले से भी जोश से साथ खड़े रहेंगे। जो कुछ होना था वो तो हो गया, अब उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। हमारे जो हमारी कोशिशें थी हमने करी, सारे हमारे साथियों ने करी। मुझे चुनाव लड़ाया, अंजाम तक पहुंचाया, वोट पड़ने बकाया थे, मगर वोट मैं मोइनुद्दीन भाई बैठे मेरे पास, मेरी औलाद की जंग हो। जब मेरा पर्चा बहाल हुआ तो इन्होंने खुद घर आ गए, दोनों बाप बेटों ने कहा भाई अब आपका हो गया, आप ही लड़ेंगे। इन्होंने कोई उसमें उजड़ नहीं करा। आज मेरा कैंसिल हुआ तो मैंने इन्हें बुला के कहा भाई जैसे पहले था आप ही हमारे उम्मीदवार होंगे। और मैं मंगलौर के सारे आवाम से हाथ जोड़ के अपील कर रहा, खास तौर से अपनी बिरादरी से, कि भाई एक वोट। तो ये उत्तराखंड के हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव के लिए पोलिंग बूथ पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी बूथ सेंटर्स पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने पोलिंग पार्टियों की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त रखने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं डीएम और एसएसपी ने अधीनस्थ अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा, जिसकी मेजबानी के लिए प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है। रुद्रपुर का मनोज सरकार स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए सजने लगा है। प्रशासन की ओर से ग्रीन थीम पर पेंटिंग भी उकेरी जा रही है, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति और होने वाले गेम को पेंटिंग के जरिए उकेरा जा रहा है, ताकि पेंटिंग के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश मेहमानों को दिया जा सके। तो वहीं 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी के लिए प्रदेश के स्टेडियम लगभग तैयार हो चुके हैं। उधम सिंह नगर भी 5 खेलों की मेजबानी कर रहा है। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक होने वाले गेम्स प्रदेश के कई स्टेडियम में आयोजित होने जा रहे हैं और खेल में प्रतिभाग करने आ रहे खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से वॉल पेंटिंग कराई जा रही है। वॉल पेंटिंग के माध्यम से दीवारों पर उत्तराखंड की संस्कृति की झलक खिलाड़ियों को देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, जिले में होने वाले 5 गेम्स को भी दीवारों में पेंटिंग के जरिए उकेरा जा रहा है। वहीं हरिद्वार के सिडकुल में अचानक से गायब हुई युवक के प्रकरण में हरिद्वार पुलिस को कामयाबी मिल चुकी है। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र जोभाल ने बताया कि बीते दिनों थाना सिडकुल में शीशपाल ने अपने भाई तेजपाल के लापता होने की शिकायत थाने में की थी, जिसके बाद युवक का शव बरामद कर मामले की जांच तेज कर दी गई है और मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र जोभाल ने बताया कि शिकायत के बाद पुलिस युवक की तलाश में जुट गई है। पुलिस जांच में पता चला है कि 3 युवकों ने गुमशुदा तेजपाल की हत्या कर उसका वर्क्स हॉस्टल के पीर के पास बीएचएल के जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया था कि उसका भाई तेजपाल लगातार गायब चल रहा है और घर नहीं पहुंचा है। वो जो व्यक्ति है वो एक फैक्ट्री में काम करता है। पुलिस के द्वारा सभी तथ्यों को, सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया गया, उसके सीडीआर एनालिसिस किया गया। तो बात प्रकाश में आई कि जो मृतक है तेजपाल, वो 3 अन्य लोगों के साथ लास्ट में देखा गया था। और पुलिस के द्वारा जब उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो ये बात प्रकाश में आई कि इन तीनों के द्वारा, जिसमें अभियुक्तगण मोहित, राहुल और रोहित, इन तीनों का नाम प्रकाश में आया है, जिसमें मोहित और राहुल को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। चलिए, इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरों का सिलसिला अभी भी जारी है। आते हैं ब्रेक के बाद।